वेलकम प्यारे बच्चों, नमस्ते। सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर है ये इस बार 2009 के बाद इतना आसान मिला है। यानी इनडायरेक्टनेस इतनी ज़्यादा थी अभी तक, और 2009 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इससे पहले 2009 में आसान पेपर आया था और इस बार फिर से बच्चों आसान पेपर इन्होंने बिल्कुल फंडामेंटल पर बेस दे दिया है। हाँ, एक दो क्वेश्चन की बात छोड़ दें तो पूरा पेपर ओवरऑल आपका बहुत ही आसान रहा है। और जो सेट की बात करें, अलग अलग सेट की, तो एट प्रेजेंट मैं जो डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, ये है मेरे पास सेट 55/3/2, और बाकी जो अवेलेबल सेट्स हैं, मतलब जो भी सेट्स आपके आए उन सबके सॉल्यूशन हम पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर देंगे कल तक। तो लेट्स स्टार्ट। जो आपका पेपर था 12 सवाल इसमें थे, और जिस सेट की मैं बात कर रहा हूं 55/3/2, इसका पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बच्चों तो ये था एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल इन ए पीएन जंक्शन। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये जवाब देना था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कि बैरियर पोटेंशियल जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो पीएन जंक्शन का डायग्राम भी बनाना था और डायग्राम बनाकर ये जवाब आपको लिखना था, क्योंकि इस बार ये 2 नंबर में है ना, सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आपको फोटो डायोड का सर्किट डायग्राम यानी फोटो डायोड का सिंबल बनाना था बच्चों, और उसी का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पूछ लिया था यहां पर। तो जिसमें आपको ग्राफ में जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पर इस तरह का ग्राफ आपको बनाना था जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, और तीनों इंटेंसिटीज के लिए बात बतानी थी। तो अब पूछा है हाउ कैन फोटो डायोड बी यूज्ड टू मेजर द लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से उसमें करंट फ्लो होती है। तो करंट हम किससे नाप सकते हैं? माइक्रोमीटर से नापकर हम इंटेंसिटी को नाप सकते हैं। तो इस तरह से नाप सकते थे, ये लैंग्वेज लिखनी थी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ए पार्ट। ए में भी फर्स्ट पार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आप खुद देख सकते हैं कितना आसान है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, आइसोटोप वो जिनका एटॉमिक नंबर सेम, और आइसोबार वो जिनमें मास नंबर सेम। दो न्यूक्लियाई हैं, डिफरेंट मास नंबर्स हैं A1 और A2। तो यहां ऐसा लगा कि हाँ कुछ न्यूमेरिकल डेटा देने वाले हैं, पर आगे जाकर ये क्वेश्चन भी फुस हो गया, आर दीज न्यूक्लियाई नेसेसरी द आइसोटोप्स। तो जरूरी नहीं है, यहां बोले मास नंबर अलग है, तो मास नंबर अलग होने से जरूरी नहीं है कि वो आइसोटोप्स ही हो, क्योंकि कोई लिंक नहीं है। तो एक्सप्लेन करने में हमें क्या बताना था, एक्सप्लेनेशन में हम बता देंगे कि दीज इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज फॉर बीइंग आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर शुड बी सेम, जो कि यहां नहीं दिया हुआ है। जिसने और वाला ऑप्शन चूज किया तो नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बच्चों एक तो होता है वर्क फंक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब यहां बात हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए जरूरी है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो सब्सटेंस से एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कि उसका जो वर्क फंक्शन है वो कम हो, जिससे इजीली वो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाए। तो इतनी सी बात आपको समझा के लिखनी थी। और किसी ने अगर नेचर, मटेरियल और सरफेस इंप्योरिटीज भी लिख दिया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब मैं इसमें आप क्या क्या बोलूं, आपको आता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए। यहां आंसर्स चेक कर लीजिए न्यूमेरिकल्स के। फोर्थ क्वेश्चन में ए पार्ट, फोटोन की एनर्जी आपको दी है 6.5 × 10⁻19 जूल। तो जब हम यहां से E = hν फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करते हैं तो सीधा आंसर आता है हमारे पास 9.8 × 10⁻14 हर्ट्ज। अगर इसके आसपास आंसर आ रहा है आपका तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। फिर बी पार्ट जो है उसमें आपको पहले टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, जो 4.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ मिलेगा आपको, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और वहां से कैलकुलेट करके जब आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो बच्चों ये आएगी 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स मिलाते चलें। सूरज पूछ रहे हैं कि कौन सा सेट है, तो बच्चों मैंने शुरू में बता दिया, ये सेकंड सेट है 55/3/2। अब यहां पर ये भी दिख रहा है, एक बच्चा बता रहा है 55/5/2। तो ये जैसे ही सेट्स हमारे पास सारे आ जाएंगे उसके बाद हम जो है इनके सॉल्यूशंस अपलोड कर देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, ये आपको डेटा दिया हुआ, यहां से आपने लैम्डा उठाया। ये इंसिडेंट है एयर से वाटर में आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो होता है वही लिखा हुआ है 1.33 4/3। अब आपको 3 पार्ट में जवाब देना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बेटर ऑप्शन ये था कि आप एक टेबल बना लेते, रिफ्लेक्टेड के लिए भी लिखना है और रिफ्रैक्टेड के लिए लिखना है, जिससे कि कोई गलती नहीं होगी। तो रिफ्लेक्टेड की अगर हम बात करते हैं तो वापस उसी मीडियम में आगे वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, तो रिफ्लेक्टेड
वेवलेंथ 600 नैनोमीटर जो कि थी, और जो रिफ्रेक्ट होकर जा रही है दूसरे मीडियम में पानी में जा रही है, तो लैम्डा बाई एन उससे आप निकाल सकते हैं, तो 450 नैनोमीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज जो C इक्वल टू न्यू लैम्डा से आप निकालेंगे, तो दोनों साइड चाहे रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। और हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड जब हवा में थी तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर थी, और जब मीडियम में जाएगी क्योंकि वेवलेंथ कम हो गई है तो स्पीड भी कम हो गई है, 2.25 इंटू 10⁸, और आपको किसी को याद भी हो सकता है कि वाटर में स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये आपको दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बच्चों जो रडार सिस्टम में कौन सी यूज करते हैं, तो आपको आइडिया होगा माइक्रोवेव। तो पहली हुई माइक्रोवेव, वाटर प्यूरिफायर में कौन सी यूज कर रहे हैं, जो आप एक्वागार्ड वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें हम अल्ट्रावायलेट यूज कर रहे हैं टू किल द बैक्टीरिया। देन रिमोट स्विचेस की बात करें तो उसमें हम इंफ्रारेड यूज कर रहे हैं। तो इनको पहचान के आपको पहचानने का एक नंबर, और इनके सोर्सेज तो एक ही टेबल है, 8वां चैप्टर है, 8th चैप्टर एक ही टेबल है 8.1, तो 8.1 में आप जाते हैं तो वहां टेबल में इनके सोर्सेज आपको मिल जाते हैं। स्टेट 2 कंडीशंस फॉर 2 लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, या तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 हो या उनके बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। तो बस आपको ये लिखना था, 2 कंडीशन हो गई जो मैंने बोली आपको, तो 1 और 2 लगाकर लिखना था। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, फिर से 1 और 2 लगाकर लिखना था। इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो आपसे सीधे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का डिफ्रैक्शन पूछा है, जो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं पेपर कितना आसान, ये वाला पर्टिकुलर सेट इसकी बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, बाकी सेट भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट बोर्ड्स पोस्टुलेट। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, आपको 3 पोस्टुलेट बताने थे टू एक्सप्लेन स्टेबल। अब बोर्ड्स पोस्टुलेट्स नहीं लिखा है, गौर करें यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही पोस्टुलेट बताना था, 3 नहीं बताने थे। टू एक्सप्लेन आपको स्टेबल ऑर्बिट की बात करनी थी, यानी एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट यहाँ पे बता देना था आपको, और उसके बाद प्रूव करना था कि स्पीड प्रोपोर्शनल होती है 1/n के। तो जो 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिक, mv²/r इक्वल टू, आप इक्वेट कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को k q1 q2/r स्क्वायर से, और mvr इक्वल टू nh/2π, और तीसरा फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा r, इनकी मदद से ये सब प्रूव हो जाता है। तो ये प्रूव कर दिया होगा आपने ऑब्वियसली। आवाज नहीं जा रही है, ये कंप्लेंट आ रही है, ओके, लो साउंड, आई थिंक अभी चेक करो बच्चों, आवाज आ रही होगी, अभी आवाज आ रही है, आर यू गेटिंग साउंड, एम आई ऑडिबल? बच्चों आवाज आ रही नहीं आ रही? कमेंट लिखो फिर से। ओके, नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो ये आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, अब क्लियर है आवाज? ओके, किसका क्वेश्चन मिल गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच न्यूक्लियर चैप्टर से आपको ये कैलकुलेट करके निकालना था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, स्पीड निकालेंगे प्रोटॉन की, तो ये हमारे पास आएगी 2.86 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ जाएगी। सीधे हाफ mv² से इक्वेट करके हम निकाल लेंगे। और दूसरा जो पार्ट है, यहां गलती होती है कुछ बच्चों से जल्दबाजी में, इसको बोलते हैं इनर्शिया मिस्टेक। क्या गलती करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, हमको काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करना है, तो कुछ बच्चों ने k q1 q2/r स्क्वायर कर दिया, r होता है खाली, r स्क्वायर नहीं होता, और वहां से आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी थी r0। ऑब्वियसली ये 10⁻14 के ऑर्डर की आनी चाहिए थी। तो जिन्होंने भी सही किया है तो ये जवाब आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.88 इंटू 10⁻14 मीटर। तो इस हिसाब से आप अपने मार्क्स ले सकते हैं। अब चलते हैं, हाउ इज द स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेस। तो बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी में, स्लिट सेपरेशन बीटा इक्वल टू लैम्डा डी/डी से आप कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना था बच्चों, जो थर्ड पार्ट है इसमें जब डेटा दे दिया आपको 1.2, तो आपको पता है लैम्डा डैश हो जाएगा लैम्डा बाय 1.2, तो बीटा डैश भी हो जाएगा बीटा बाय 1.2। तो डिक्रीजेस लिखने के बजाय आपको लिखना था बीटा बाय 1.2। तो डिक्रीजेस है तीनों का आंसर, पर थर्ड में न्यूमेरिकल डेटा के साथ हमें आंसर को सपोर्ट करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अच्छा सवाल,
फर्स्ट पार्ट इजी, दो नेसेसरी कंडीशन सब जानते हैं, रे मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सेकंड पार्ट में अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं, आपको पता है कि यहां जाकर ये बनेगा एंगल 45 डिग्री, जो कि जो डेटा हमको दिया हुआ 41.1 डिग्री इस प्रिज्म के लिए उससे ज्यादा है, तो इसका TIR हुआ, ये आएगा यहां पर और यहां आकर कहीं गिरेगा बच्चों। अब वो एंगल क्या होगा, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर 60 है इधर 90 है तो ये 30 होगा। तो अब नॉर्मल के साथ जो बनेगा वो 60 होगा, यहां जल्दबाजी में कुछ बच्चों ने गलती की होगी, नॉर्मल के साथ जो बनेगा वो 60 है, और 60 फिर से हम देख रहे हैं 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है तो फिर से TIR होगा, फिर से TIR होगा, तो ये इधर से निकलेगी रे, इस तरह से नॉर्मली निकल जाएगी, यहाँ 90 बन जाएगा ये एंगल। तो ये रे का पाथ आपको ट्रेस करना था। तो कितने बच्चों ने सही किया, उनको बहुत बहुत बधाई, जो सही नहीं कर पाए कोई बात नहीं, सीखने को मिला हमको। और इसके बाद और वाला जो क्वेश्चन है ये फिर से अच्छा, मतलब पूरे पेपर में अगर बोले तो जहां आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा वो यही क्वेश्चन था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, ये तो आप कर लेंगे, ऑब्टेन द कंडीशन नेगेटिव पॉजिटिव बना लेंगे। बी पार्ट पे आते हैं बच्चों सीधे, तो बी पार्ट के लिए रे डायग्राम अगर बनाते हैं, तो अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने कहा था एडिशनल जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें से एक आध क्वेश्चन तो आएगा, तो कंसेप्ट ये वही है, उसका एडिशनल वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ गया है। ओपन एंडेड प्रॉब्लम तो नहीं है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन तो नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, यहां पोल लेकर कैलकुलेशन करेंगे, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इससे पहली बार जो v मिलेगा वो मिलेगा 9r, यानी यहां रिफ्रैक्शन होगा, और सेकेंड फेस अगर नहीं होता तो ये रे यहां जाकर इमेज फॉर्म करती, पर सेकेंड फेस है तो यहां से दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, और यानी दो बार हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फाइनल जो आंसर आपके पास आएगा वो 7.5R आएगा, यानी इंटरमीडिएट v डैश अगर मैं बोलूं तो वो है बच्चों 9R, और फाइनल जो v है वो है 7.5R। पर ये कैलकुलेशन नहीं मांगी थी इन्होंने जो मांगा था वो मांगा था रे डायग्राम। सो रे डायग्राम आपको बनाना था, तो इस तरह का कुछ रे डायग्राम बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केस स्टडी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें जल्दबाजी में कुछ बच्चों ने गलतियां की है, तो क्या गलतियां की है देखो। हालांकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे सीधा सीधा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेजेस फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। जितने भी बच्चों ने रे डायग्राम बनाया सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखते हैं नियर टू द ऑब्जेक्ट आफ्टर द फोकस, नियर टू द फोकस आफ्टर द फोकस, ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस के पास, फोकस के बाद। तो इन्वर्टेड इमेज पहली बार बनती है, इन्वर्टेड बनती है तो वो रियल हुई, और दूसरा जो आईपीस बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइड में बनाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन। आप चाहे तो ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी भी लगा सकते थे अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन था तो। अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस पर डिपेंड नहीं करता मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ पर करेगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब पर भी करेगा, एक्सप्रेशन में लेंथ ऑफ द ट्यूब आ रही है, कलर ऑफ द लाइट पर फोकल लेंथ डिपेंड करती है, इसलिए करेगा क्योंकि कलर ऑफ लाइट पर फोकल लेंथ डिपेंड करती है। सो ये हुआ। एक बच्चा पूछ रहा है आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा था, तो बच्चों ये वाला पेपर जो मैं देख रहा हूं ये इजी है, बस एक क्वेश्चन को छोड़कर, बाकी बिल्कुल फंडामेंटल बेस्ड है, फंडामेंटल बेस्ड। 2009 के बाद पहली बार मैं फिजिक्स में देख रहा हूं, और इस बार शायद कोई पिटीशन दायर नहीं होगी फिजिक्स में, नहीं तो हर साल नियम बन गया था कि नंबर आसान करो, नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लगाओ, हमें ज्यादा नंबर दो, ये पिटीशन दायर होती थी। Which of the following is not correct in the context of a compound microscope? तो क्या सही नहीं है, हम जानते हैं तो सही है, both the lenses short focal length होने चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, फॉर्मूले से आपको पता चलता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज मोर देन FO प्लस FE। अगर कोई डाउटफुल है इसके बारे में, FO FE बहुत कम होते हैं तो डिस्टेंस से ज्यादा ही होगी। तो ये जो लास्ट में लिख रहा है कैन बी यूज्ड एज टेलीस्कोप, ऐसा तो कभी भी यूज नहीं कर सकते, तो यही आंसर बनाना था आपको डी, माइक्रोस्कोप को टेलीस्कोप की तरह यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव 10x। कुछ बच्चे धोखा खा गए यहां पर भी, 10x ये मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है बच्चों, ये क्या है MO,
दिस इज MO, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। आईपीस ये है ME, और फिर आप फॉर्मूला जानते हैं M इक्वल टू MO इंटू ME, काम बन गया हमारा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट था आपका 200। X चाहे तो लगा सकते हैं, बस इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे X लगाते तो शायद आपको समझ में आ जाता, सभी लोग आंसर निकाल लेते। तो करेक्ट आंसर ये हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके जब आप रिजल्ट निकालोगे तो ये 200 आ जाएगा। आपको पहले ये दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, आईपीस की। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ उठाई आपने, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U आपके पास है, यहां से आपने VO निकाल लिया। VO निकालने के बाद उस VO को यूज करेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, और वहां से हमारे आंसर आएगा 200। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर। अब जैसा भी आपका हुआ, अच्छा हुआ तो बधाई, नहीं अच्छा हुआ तो भी अच्छा मान के आगे की तैयारी में आप लोग लग जाओ। और हम कोशिश करते हैं जैसे जैसे हमारे पास ये सारे पेपर अलग अलग सेट के आते जाएंगे, इनके सॉल्यूशंस के PDF हम आपको एलन की वेबसाइट पर बोर्ड मास्टर स्ट्रोक सेगमेंट में अवेलेबल करा देंगे। कीप ट्यून्ड, टिल देन हैप्पी लर्निंग।